Good morning, dear students. How are you? We are studying our second political science book, Political Theory, and we have done one part of this lesson. Today we shall deal with the second part and we shall study what is freedom. So now begin today's chapter. What is freedom? आज़ादी क्या है? स्वतंत्रता क्या है? A simple answer to this question, what is freedom, is absence of constraints. Freedom is said to exist when external constraints on the individuals are absent. In terms of this definition, an individual could be considered free if she is not subject to external controls or coercion and is able to make independent decisions and act in autonomous way. However, absence of constraints is only one dimension of freedom. Freedom is also about expanding the ability of people to freely express themselves and develop their potential. Freedom in this sense is the condition in which people can develop their creativity and capabilities. So, dear children, what is freedom? Freedom क्या होती है? आज़ादी क्या होती है? A simple answer to this question is absence of constraints. अगर साधारण से सही आम सा जवाब दिया जाए, एक सीधा सा जवाब दिया जाए इस प्रश्न का, तो स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति के ऊपर बाह्य प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, उनका अभाव होना चाहिए, उसी को हम स्वतंत्रता कहते हैं. फ्रीडम इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स ऑन द इंडिविजुअल आर एब्सेंट. इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी व्यक्ति पर बाह्य नियंत्रण या दबाव ना हो तो बिना किसी दबाव के अपने खुद के निर्णय ले सके. एक्सटर्नल उस पर कॉन्सेंट्रेट्स नहीं होने चाहिए, कोई उस पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए. इन टर्म्स ऑफ दैट दिस डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल कुड बी कंसिडर्ड फ्री इफ शी इज़ नॉट सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल कंट्रोल्स और कोर्शन एंड इज एबल टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजन एंड एक्ट इन ऑटोनोमियस वे. तो मतलब व्यक्ति पे कोई बाह्य नियंत्रण ना हो, कोई दबाव ना हो और वह बिना किसी और व्यक्ति पर निर्भर हुए, किसी और संस्था पर निर्भर हुए खुद अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो. जो मन चाहे उसी तरीके से वो अपना निर्णय ले सके और अपने इच्छिक तरीके से, अपने स्वायत्त तरीके से वो व्यवहार कर सके, तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र है. हालांकि प्रतिबंधों का न होना स्वतंत्रता का एक पहलू है. स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावना को विकसित करना भी है. मतलब क्या है कि स्वतंत्रता की इंसान जो सोचता है उसकी आत्म अभिव्यक्ति है और वो उसकी जो योग्यता है या आत्म अभिव्यक्ति की जितनी भी योग्यता उसका वो विस्तार कर सके और उसके लिए कोई रोक टोक ना हो. उस विस्तार को करने के लिए जितनी भी उसके अंदर संभावनाएं छिपी पड़ी हैं उनको विकास वो कर सके और उसके बगैर किसी रोक टोक, उसको हम स्वतंत्रता मान सकते हैं. इस अर्थ में कह सकते हैं कि स्वतंत्रता एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मक और अक्षमताओं का विकास कर सके. तो जो भगवान ने उनको अक्षमताएं दी हैं उनका वो विकास कर सकें, ऐसी संभावनाएं जो व्यक्ति है वो स्वतंत्रता के अंतर्गत उसकी होती है. Both these aspects of freedom, the absence of external constraints as well as the existence of conditions in which people can develop their talents, are important. A free society would be one which enables all its members to develop their potential with the minimum of social constraints. Both of these aspects of freedom, स्वतंत्रता के अगर ये दोनों पहलू देखें, द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स एज वेल एज द एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशंस इन विच पीपल कैन डेवलप देयर टैलेंट्स आर इम्पोर्टेंट. अगर दोनों स्थितियों को देखें, एक तो बाह्य प्रतिबंधों का उस पर अभाव होना चाहिए या ऐसी स्थितियों का होना
जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके, अपनी बुद्धि का विकास कर सके, जीवन का विकास कर सके। स्वतंत्रता के ये दोनों ही पहलू बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक स्वतंत्र समाज वो होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम से न्यूनतम, कम से कम, जो जितने भी सामाजिक गतिरोध होते हैं, अवरोध होते हैं, उनके साथ उनके अंदर अपनी संभावनाओं को विकास करने में वो अपने आप को समर्थ मानता है, समर्थ पाता है। नो इंडिविजुअल लिविंग इन सोसाइटी कैन होप टू एंजॉय टोटल एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ constraints or restrictions. It becomes necessary then to determine which social constraints are justified and which are not, which are acceptable and which should be removed. To understand which social constraints are necessary, discussions on freedom need to look at the core relationship between the individual and the society or group, community or state within which he is placed. That is, we need to examine the relationship between individual and society. We would need to see which features of the society allow the individuals the freedom to choose, decide or act and which do not. We would need to determine which features are desirable and which are not, which should be removed and which should be not. Further, we need to see if the principles which we use to differentiate necessary form of unnecessary constraints also apply to the relationships between the individuals and the groups and notions. तो बाह्य जो प्रतिबंध होते हैं उनकी कमी होना, बाह्य प्रतिबंध मतलब व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल ना होना, एक तो ये बात। और दूसरी बात कि व्यक्ति ऐसी स्थितियाँ उसके लिए, व्यक्ति के लिए पैदा की जाए जहाँ वो अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। दूसरी बात, ये दोनों ही पहलू स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण है। एक स्वतंत्र देश वो होगा या समाज, वह समाज स्वतंत्र होगा या ऐसा वातावरण व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का वातावरण होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम से न्यूनतम सामाजिक गतिरोध है, सामाजिक अवरुद्ध हैं, उनके साथ वो कम से कम हो सामाजिक गतिरोध, जहाँ पे वो अपने अक्षमताओं का, अपने आत्मीयता का विकास कर सके, अपनी बुद्धि का विकास कर सके। समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हर किस्म की सीमा, प्रतिबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता। ये नहीं है कि भाई आप ऐसा सोचें कि आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो। अगर आपके ऊपर प्रतिबंध नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? दूसरे के लिए प्रतिबंध का कारण बनेंगे, क्योंकि आप उनके ऊपर दबंग हो जाएंगे। ठीक है, आप उनको रोकेंगे वो काम करने से जो आप को अच्छे नहीं लगते। इसका मतलब कि आपने उनकी स्वतंत्रता को रोक दिया। आपसे ताकतवर है तो वो आपकी स्वतंत्रता को रोक देगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं होता कि व्यक्ति पर हर तरीके के प्रतिबंध है वो पूर्ण अनुपस्थिति हो उनमें, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसे में ये तय करना जरूरी है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध व्यक्ति के ऊपर न्यायोचित है, मतलब कौन से सही हैं और कौन से नहीं हैं, किन को स्वीकार किया जा सकता है और किन को नहीं किया जा सकता, और कौन से ऐसे गतिरोध हैं जो व्यक्ति के लिए हटाए जाने जरूरी हैं। व्यक्ति और समाज के बीच में केंद्रीय संबंधों को समझकर ही ये जाना जा सकता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध जरूरी हैं। और यहाँ समाज का मतलब है ऐसा वातावरण व्यक्ति के लिए जहाँ पे समूह, समुदाय और राज्य, ऐसा आप बोल सकते, कोई भी समूह है या कोई समुदाय या राज्य का वातावरण, ऐसा इसके मतलब है वो समाज से, जिसके भीतर व्यक्ति मौजूद होता है। मतलब ये है कि हमें व्यक्ति और समाज के बीच के रिश्तों की पड़ताल करने की ज़रूरत है। हमें ये देखना यहाँ पे ज़रूरत है कि समाज का कौन सा लक्षण है व्यक्ति को चयन, उसका निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता देता है, उसकी अक्षमता को परखता है, और कौन सा नहीं। हमें यह तो करने की ज़रूरत है कि कौन सा लक्षण ज़रूरी है और कौन सा व्यक्ति के लिए ज़रूरी नहीं है।
किस लक्षण को दूर किया जाना चाहिए व्यक्ति की स्वतंत्रता का जो हनन करता है, और कौन सा व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। वो रिस्ट्रिक्शंस भी ज़रूरी होता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी, क्योंकि वो दूसरों के लिए स्वतंत्रता के अवसर पैदा करता है, तो ये भी ज़रूरी है। हमें यह भी देखने की ज़रूरत होगी कि जो सिद्धांत हमें तय करने में, इस्तेमाल करने में कौन सा प्रतिबंध जरूरी है और कौन सा नहीं है। उस सिद्धांत को व्यक्ति और समूह तथा राष्ट्र के बीच के संबंधों पर भी लागू कर सकते हैं। Thus far we have defined freedom as the absence of constraint. To be free means to reduce or minimize social constraints that limit our ability to make choice freely. However, this is only one aspect of freedom. To put it another way, freedom also has a positive dimension. To be free, a society must widen the area in which individuals, groups, communities, and nations will be able to charter their own destiny and be what they wish to be. Freedom in this sense allows the full development of the individual's creativity, sensibilities, and capabilities, be it in sports, science, art, music, or exploration. A free society is one that enables one to pursue one's interest with a minimum of constraints. Freedom is considered valuable because it allows us to make choices and to exercise our judgment. It permits the exercise of individuals' powers of reason and judgment. अभी तक जो हमने स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभाव के रूप में परिभाषित किया कि स्वतंत्रता का मतलब है भाई प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, तो ये परिभाषा हमने बताई है। लेकिन स्वतंत्र होने का अर्थ उन सामाजिक प्रतिबंधों को कम से कम करना है जो हमारा स्वतंत्रतापूर्वक चयन करने की अक्षमता पर रोक टोक लगाए, यानी कि हमारे आगे बढ़ने के लिए जो हमारे अंदर भगवान ने, प्रभु ने अक्षमताएं डाली हैं, उनको अगर प्रतिबंधित करता है तो वो स्वतंत्रता के ऊपर रोक है, उसको हम मानते हैं। लेकिन अगर सामाजिक हित के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता उसको दे और वो अपनी क्षमताओं के अनुसार अपनी बुद्धि का, अपने व्यक्तित्व का विकास करे और समाज के लिए एक साधन रूप में काम आए, तो स्वतंत्रता उसको हम स्वतंत्रता सही मायने में बोलते हैं। क्योंकि ऐसी स्वतंत्रता दूसरों के लिए अहितकर नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए स्वतंत्रता के अवसरों को बढ़ाने वाली होती हैं। हालांकि ये स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है, दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का एक सकारात्मक पहलू भी है। और सकारात्मक पहलू का मतलब है कि समाज को उन बातों को विस्तार देना चाहिए जिससे व्यक्ति, समूह या समुदाय या कोई राष्ट्र अपने भाग्य की दिशा और अपने स्वरूप को निर्धारित करने में समर्थ बनता है। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, उसकी संवेदनशीलता, अक्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। ये विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत और खोज यानी अन्वेषण, इन्वेंशंस जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। तो स्वतंत्र समाज कौन सा होता है? इसका मतलब फिर स्वतंत्र समाज वो होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित की बढ़ोतरी के लिए, हितों के संवर्धन के लिए कम से कम प्रतिबंधों के बीच में समर्थ हो, यानी न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच में वो समर्थ हो। स्वतंत्रता को इसके लिए बहुमूल्य माना जाता है क्योंकि इससे हम निर्णय और चयन कर पाते हैं। स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का प्रयोग कर पाते हैं। तो यहाँ तक ये बात आपकी समझ में आई। नेक्स्ट है द सोर्सेज ऑफ कॉन्सेंट्रेंट्स। तो प्रतिबंधों के स्रोत क्या होते हैं? रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल मे कम फ्रॉम डोमिनेशन एंड एक्सटर्नल कंट्रोल्स। Such restrictions may be imposed by force or they may be imposed by a government through laws which embody the power of the rulers over the people and which may have the backing of force. This was the form of constraint represented by colonial rulers over their subjects or by the system
inevitable, but if the government is a democratic one, the members of a state could retain some control over their rulers. That is why democratic government is considered to be an important means of protecting the freedom of people. The sources of constraints, मतलब प्रतिबंधों के स्रोत क्या होते हैं? रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल मे कम फ्रॉम डोमिनेशन एंड एक्सटर्नल कंट्रोल्स। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध प्रभुत्व और बाह्य नियंत्रण से लग सकते हैं। कोई प्रभुत्व है किसी का या फिर बाह्य नियंत्रण है, उसकी वजह से किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर हनन हो सकता है, यानी कि उसको कम किया जा सकता है। ये प्रतिबंध बलपूर्वक भी लगाए जा सकते हैं, सरकार के द्वारा ऐसे कानूनों की मदद से भी लगाए जा सकते हैं जो शासक की ताकत का प्रतिनिधित्व करें। ऐसे प्रतिबंध उपनिवेशवादी शासकों ने या दक्षिण अफ्रीका में आपने देखा है कि रंग भेद की व्यवस्था को लगाए रखने के लिए उन्होंने ऐसे किए थे। सरकार की कोई ना कोई ज़रूरत हो सकती है, लेकिन सरकार लोकतांत्रिक हो तो राज्य के नागरिकों का अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है। इसीलिए लोकतांत्रिक सरकार लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक ज़रूरी माध्यम मानी गई है। बट constraints on freedom can also result from social inequality of the kind implied in the caste system, or which result from extreme economic inequality in a society. The quotation from Subhash Chandra Bose on freedom draws attention to the need for the country to work to remove such constraints. तो स्वतंत्रता पर प्रतिबंध सामाजिक असमानता के कारण भी हो सकता है। कई बार क्या है कि समाज में जाति व्यवस्था का इतना बोलबाला होता है कि समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता होने के कारण भी स्वतंत्रता बहुत बोलबाला होता है, और आर्थिक असमानता के कारण भी ऐसा बोलबाला होता है। क्योंकि अगर व्यक्ति के पास धन नहीं है, आर्थिक समानता नहीं है, वहाँ पर तो मतभेद हो सकते हैं, और मतभेदों से क्या होगा कि वो स्वतंत्रता पर अंकुश हो सकता है। सुभाष चंद्र बोस ने एक कथन था, उन्होंने कहा था कि प्रतिबंधों को दूर करने की जरूरत की ओर ध्यान दिलाता है। वो कहते हैं कि आर्थिक समानता और भाई जो व्यक्ति है जाति उन्मूलन जाति प्रथा रहित जो समाज वहाँ पे अति आवश्यक होता है, जहाँ पे स्वतंत्रता व्यक्ति है वो स्वतंत्रता का जीवन जी सके। तो नेक्स्ट है जो हमारा वाई डू वी नीड कॉन्सेंट्रेंट्स, हमें प्रतिबंधों की ज़रूरत क्यों होती है, क्या ज़रूरी है प्रतिबंध होना। तो वी कैन नॉट लिव इन द वर्ल्ड वेयर देयर आर नो कॉन्सेंट्रेंट्स, वी नीड सम कॉन्सेंट्रेंट्स और एल्स सोसाइटी वुड descend into chaos. Differences may exist between people regarding their ideas and opinions. They may have conflicting ambitions. They may compete to control scarce resources. There are numerous reasons why disagreements may develop in a society which may express themselves through open conflict. We see people around us ready to fight for all kinds of reasons, ranging from the serious to the trivial. Rage while driving on the roads, fighting over parking spaces, quarrels over housing or land, disagreements regarding whether a particular film should be screened. All these and many other issues can lead to conflict and violence, perhaps even a loss of life. Therefore, every society needs some mechanisms to control violence and settle disputes. So long as we are able to respect each other's views and do not attempt to impose our views on others, we may be able to live freely and with minimum consequences. Ideally, in a free society, we should be able to hold our views, develop our own rules of living and pursue our choice. तो प्रतिबंधों का भी होना वहाँ पे जरूरी है। वी कैन नॉट लिव इन ए वर्ल्ड वेयर देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, ऐसी दुनिया में भी हम नहीं रह सकते जहाँ पे प्रतिबंध नहीं है। हमें कुछ प्रतिबंधों की तो ज़रूरत होती है, यानी समाज एक अव्यवस्था के
गर्त में नहीं चला जाए, इसीलिए वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। लोगों के बीच में बहुत सारे मतभेद होते हैं, मतांतर हो सकते हैं, वहाँ पे उनकी महत्वाकांक्षाओं में भी टकराव हो सकता है। वे सीमित साधनों के लिए एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। समाज में असहमति उभरने के कारण हो सकते हैं, बहुत सारे हैं ऐसे कारण। कुछ तो खुले संघर्ष के रूप में भी व्यक्त हो जाते हैं, जैसे हम चारों ओर छोटे छोटे कारणों पर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम लोगों की भीड़ ऐसे देखते हैं, सड़क पर गाड़ी चलाते समय हम देखते हैं कि लोगों में क्रोध आ जाता है, पार्किंग की जगह के लिए वो झगड़ा कर लेते हैं, ज़मीन और मकान के लिए रोज़ हम लड़ाई देख लेते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं। ऐसे किसी खास फिल्म के लिए भी अगर देखे जाए तो वहाँ दिखाए जाने और न दिखाए जाने पर असहमति या सहमति के बहुत सारे अनेक मुद्दे हैं, जहाँ पे संघर्ष, हिंसा और कई बार जनहानि तक भी हो जाती है। तो इस प्रकार के समाज में हिंसा पर नियंत्रण रखने के लिए, विवाद के निपटारे के लिए हमें प्रयास करने ज़रूरी है वहाँ पे। तो दूसरे पर विचार थोपने का प्रयास न करें, तब तक हम अपनी आज़ादी के साथ और न्यूनतम प्रतिबद्धों के साथ रहने में सक्षम रहेंगे। आदर्श रूप में एक मुक्त समाज में अपने विचारों को बनाए रखने, जीने के अपने निजी तरीके हैं उनको विकसित करने और अपनी इच्छाओं का पालन करने में हमें समर्थ होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, बट द क्रिएशन ऑफ सच ए सोसाइटी टू रिक्वायर सम कॉन्सेंट्रेंट्स, एट द वेरी लीस्ट इट रिक्वायर्स दैट वी मे बी विलिंग टू रिस्पेक्ट डिफरेंसेस और व्यूज, ओपिनियंस एंड बेनिफिट्स। However, sometimes we think that a strong commitment to our beliefs requires that we must oppose all those who differ from or reject our views. We see their views or ways of living as unacceptable or even undesirable. Under such circumstances, we need some legal and political restraints to ensure that differences may be discussed and debated without one group coercively imposing its views on the other. Worse still, we may be confronted with attempts to bully our harshness so that we conform to their wishes. If so, we may want stronger support from law to ensure that my freedom is protected. लेकिन अगर देखा जाए तो समाज के लिए, उसके निर्माण के लिए कुछ प्रतिबंधों की ज़रूरत होती है। कम से कम ये ज़रूरी होता है कि हम अपने विचार से, विश्वास से और मत के अंतरों को स्वीकार करने के लिए तो एक दूसरे के साथ तैयार रहें। कभी कभी हमें लग सकता है कि हमारी जो आस्थाएं, हमारे विचार हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि हम सब उनका विरोध भी करें, तो हमारे विचारों को खारिज करते हैं, हम उनसे अलग राय रखते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। हमें कुछ विचार या जीवन शैली जो ज़रूरी हमें नहीं लगती है, अस्वीकार्य लगती है, अवांछित फल वाली लगती है। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसी कानूनी और राजनीतिक प्रतिबंध होने चाहिए जिनमें यह सुनिश्चित हो सके कि एक समूह के विचारों को दूसरे पर आरोपित किए बिना आपसी अंतरों पर चर्चा और वाद विवाद हो सके। बदतर स्थिति में हमें किसी के विचारों से एक रूप हो जाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमें अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए कानून के संरक्षण की भी और ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे कानून का भी होना, वो कानून क्या करता है? कानून प्रतिबंध का काम करता है वहाँ पे। तो यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट है, ये थोड़ा सा देख लीजिए। द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैवर इज़ टू आइडेंटिफाई विच कंस्ट्रेंट्स ऑफ फ्रीडम आर नेसेसरी एंड जस्टिफाइबल एंड विच आर नॉट। व्हाट सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल मे justifiably say what can be done, what cannot. Further, are there any areas of our life and action that should be left free of external constraints? This important question, however, is to identify which constraints of freedom are necessary and justifiable and which are not. हालांकि महत्वपूर्ण यहाँ पे एक सवाल है और ये पहचाना जाता है कि स्वतंत्रता पर कौन सा प्रतिबंध जरूरी है और कौन सा उचित है और कौन सा नहीं है। कोई भी सत्ता औचित्यपूर्ण नहीं कही जा सकती और ये नहीं कहा जा सकता कि ये सही है।
अब क्या किया जा सकता है और क्या नहीं, और क्या हमारे जीवन के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, ऐसे कार्य हैं जिन्हें हम सभी बाहरी प्रतिबंधों से मुक्त छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे ये बातें स्वतंत्रता के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पे कुछ व्यूज़ हैं जो लिबरलिज्म के लिए सुभाष चंद्र बोस जी के व्यूज़ हैं, उनके बारे में आप रीड करेंगे। इससे थोड़ा पहले हैं तो यहाँ पे स्वराज के बारे में यहाँ पे कुछ विचार दिए गए हैं नेताजी के। तो सुभाष चंद्र बोस जी के यहाँ पे विचार, इन विचारों को आप पढ़ लीजिए। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। तो जो बाकी का लेसन हम कल को करेंगे, 3rd वीडियो है, और कल को हम हार्म प्रिंसिपल, तो यहाँ पे यानी कल को हम पढ़ेंगे हार्म प्रिंसिपल के बारे में। तो थैंक यू फॉर टुडे। हानि सिद्धांत के बारे में हम कल को पढ़ेंगे। मे गॉड सरस्वती ब्लेस यू विद ग्रेट एज ऑफ नॉलेज। गॉड सरस्वती ब्लेस यू। थैंक यू।